चलो तो एज पर डिस्कशन आज से हमें डिस्कशन शुरू करना है अबाउट रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अभी जो है बस आपको कुछ भी नोट डाउन भी नहीं करना है, बस सोना नहीं है और सब कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं रिवाइज करके देखता हूँ, उनको देखना है, समझना है एंड आफ्टर लेक्चर यू हैव टू सेंड मी वॉइस नोट्स ऑफ सेम पार्ट। चलो तो शुरू करते हैं डिस्कशन विथ आज का टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है जिसके सराउंडिंग में हमारा पूरा सिलेबस एंड इस टॉपिक की सारी बातें घूमती है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी यानी कि मतलब क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है एंड जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly in terms of लॉज ऑफ फिजिक्स। जो हम फिजिक्स के लॉ डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जो हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट होती है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी ऐसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें इस टॉपिक में जो है बेसिक पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट मेजरमेंट। तो ये मेजरमेंट मतलब क्या होता है? मेजरमेंट मतलब होती है एक प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब क्या होता है कि मेजरमेंट जब भी हम करते हैं फिजिक्स में तो हम क्या करते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करते हैं एंड हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिनन हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें एक दूसरे के साथ कंपेयर कर करके ही हमें सब क्वांटिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो मिलती है एंड हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। लेकिन कंपेयर करने के लिए हमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड मेजरमेंट की प्रोसेस में जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज होते हैं उनको बोलेंगे हम एज ए यूनिट। तो यूनिट बनेगा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज करेंगे उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ के लिए हमने डिसाइड किया है कि एक 1 मीटर उसका रेफरेंस स्टैंडर्ड रहेगा। मतलब हर बार जब भी लेंथ की बात आएगी तो हम लेंथ को कंपेयर करके एक्सप्लेन करेंगे कि 1 मीटर के गिवन लेंथ कितने टाइम्स है। अगर 1 मीटर के गिवन लेंथ 2 टाइम्स बनेगी इसका मतलब गिवन लेंथ बन रही है 2 मीटर। इस तरह से हमें वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितने टाइम्स वहां पे जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। इस तरह से मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट के लिए हम वहां पे रेफरेंस स्टैंडर्ड यानी यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आ रहा है जो जनरली हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, बस उसको भी आप याद करेंगे, दैट इज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। जब भी हम कोई यूनिट डिसाइड करेंगे तो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहां पे फिजिकल यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड मतलब क्या कि उसको बनाते कैसे, बनाने के लिए वहां पे कौन सी क्वांटिटीज हमने फिक्स की है। जैसे कि हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का यूनिट है 1 मीटर, तो 1 मीटर के लिए हम बोलते हैं कि 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 9192 सॉरी 1/29979245 8 सेकंड।
इस तरह से हर एक यूनिट को हमें प्रॉपर वे से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में इट शुड बी कन्वीनियंट इन साइज, मतलब यूज करने के लिए या फिर लैब में उसको अप्लाई करने के लिए उसकी साइज एंड शेप जो है वो एकदम कन्वीनियंट चाहिए, जो सो दैट हम उसको इजीली यूज कर सके, ठीक है। उसके बाद में ये जो यूनिट है दैट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। ऐसा नहीं कि एक बार यूनिट बना दिया एंड लाइफ टाइम वही यूनिट सब लोग लेके घूमेंगे, ऐसे नहीं। एक यूनिट से दूसरा सिमिलर यूनिट बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होगी वो एकदम इजी चाहिए, मतलब ये इजीली वहां पे रिप्रोड्यूस करने की मेथड चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि इजीली यूज करते टाइम वो टूटना फूटना नहीं चाहिए, डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, सो दैट हम उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक एंड मेनी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में टाइम एंड स्पेस के साथ में ये इनवेरिएंट चाहिए, नहीं तो टाइम एंड स्पेस चेंज हो गया, थोड़ा टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया, लेंथ बदल गई, प्रेशर बदल गया, तो वहां पे यूनिट चेंज होता है, वैसे यूनिट कुछ भी काम की नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन विच इज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जैसे हम एसआई की बात करेंगे आगे, तो उसको इंटरनेशनली सभी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये सब इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये अगर है तो वो यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे एंड उसको यूज करते टाइम हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे। अब आगे का पार्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्हाइल रिप्रेजेंटिंग, गायत्री म्यूट करो बेटा। व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, हमें सिंपली क्या करना पड़ता है कि जो भी क्वांटिटी के बारे में हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका नंबर इनटू यूनिट इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते टाइम क्या होगा, एन इंटू यू इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एन मतलब नंबर, कितनी नंबर में क्वांटिटी प्रेजेंट है, एंड यू मतलब उसका यूनिट, मतलब कि रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमने यूज किया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एन बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/u। इसका मतलब क्या होगा, जितना बड़ा यूनिट होगा उस यूनिट के लिए गिवन क्वांटिटी की वैल्यू उतनी स्मॉल होगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और लेंथ मेजर करने के लिए मैंने पहले यूनिट लिया है मीटर, तो एक लेंथ मैंने मेजर की है जो एक्चुअल में 500 मीटर है। बाद में अगर मैं सेम मीटर को रिप्लेस करूंगा किलोमीटर से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैंने पहले स्मॉल यूनिट लिया था, अब यूनिट मेरा लार्ज बन गया। अगर यूनिट बढ़ गया तो नंबर को कम होना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यहाँ पे हमने देखा है एन प्रोपोर्शनल टू 1/u है, और हमें मालूम है 500 मीटर है, तो वो किलोमीटर में बनता है 0.5 किलोमीटर, बस इतना ही है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई यूनिट बड़ा होगा तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, क्वांटिटी है, उसकी मेजरमेंट कम हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें मालूम है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी उसमें 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बहुत ज्यादा फेमस थी, एक एफ पी एस, दूसरा एम के एस, एंड तीसरा सी जी एस, ठीक है। अब ये एफ पी एस मतलब यूके, एम के एस मतलब यूएस, एंड सी जी एस मतलब मेनी कंट्रीज उनको यूज करते थे, ठीक है। एफ पी एस मतलब फुट पाउंड सेकंड, एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सी जी एस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ऐसे 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती थी, बट बाद में इनको रिप्लेस करके एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एस आई सिस्टम। अब एस आई सिस्टम एक्चुअल में लिया गया है सिस्टम दी इंटरनेशनल, इस वर्ड का एब्रीविएशन जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि हमें एसआई कंसीडर करना है, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी है। एब्रीविएशन अलग लग रहा है क्योंकि ये वर्ड अलग था, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस दे देंगे, ठीक है। तो एसआई के बारे में आगे हमने डिस्कस किया है, और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि आगे हम पूरा फिजिक्स जो भी पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ना है उसके बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है हमें एसआई देता है। तो एसआई ने जो भी क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए यूनिट्स बोले, हम आगे से वही फॉलो करेंगे। तो एक सिंप्लीफाइड मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन हुई कि हम फिजिक्स में जितनी सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे उन क्वांटिटीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें से फर्स्ट पार्ट आता है अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज,
अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज होती है कि जो एकदम फंडामेंटल है, पूरा फिजिक्स इनसे ही बनता है, और इनको हम डिफाइन करते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। मतलब ये दूसरे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेंगे, इनका खुद का एग्जिस्टेंस होगा, इनकी रीडिंग हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमें फिजिक्स में टोटल ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जिसमें फर्स्ट वन है लेंथ, उसके बाद मास, देन टाइम एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए यूनिट डिसाइड किया गया है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यानी सीडी। उसके बाद में आगे हमें जब डायमेंशंस पढ़ने, तो डायमेंशंस के लिए हमने हर एक क्वांटिटी के सिंबल भी फिक्स किए, जैसे लेंथ आएगा डिनोटेड बाय एल, मास आएगा नोटेशन होगा एम, टाइम के लिए होगा टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई होता है जनरली, बट कभी कभी ए भी दे सकते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर के लिए थीटा देंगे तो वो भी रॉन्ग नहीं है। एंड ये दोनों क्वांटिटी ज्यादातर हम डायमेंशंस में इनके बारे में डिस्कस ही नहीं करते, तो इनको कोई ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनसे रिलेटेड हमें पूरे फिजिक्स के सारे फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। इनके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटीज आती है, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है कि इनको हम डिराइव करेंगे, कहाँ से डिराइव करेंगे? फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ। तो इनको अपन डिफाइन करते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो ऊपर फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखी थी, इनके ऊपर डिपेंड करने वाली जो क्वांटिटीज है उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी, या फिर उससे भी ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड ये डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है, इनके नंबर कितने हैं? तो ये अनगिनत है, ये चलते रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, डे बाय डे, सेंचुरी के बाद में हमें जब भी रिक्वायरमेंट होती है नई नई क्वांटिटी हम क्या करते हैं वहां पे डिराइव करते हैं। ठीक है, एंड ये डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ में ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज डायमेंशंस या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशंस वाला पार्ट क्या होता है कि डायमेंशंस मतलब एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और हम इसको डिफाइन करते हैं डायमेंशंस को कि डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज power to which fundamental quantities must be raised so that, जिससे क्या होगा, to represent given derived quantity in terms of fundamental quantities। अब डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा, मतलब सिंपल कंडीशन है। देखो यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब ये हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एरिया, और ये एरिया का अगर कोई भी फॉर्मूला लेंगे, जैसे आपको मालूम होगा एरिया ऑफ द सर्कल इज पायर स्क्वायर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एल इंटू बी, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड लेंथ का स्क्वायर। तो किसी भी एरिया के स्क्वायर के फॉर्मूले में हमें हर बार लेंथ को 2 बार यूज करना पड़ रहा है, यानी हम वहां पे लेंथ इंटू लेंथ ये टर्म यूज कर रहे हैं। यानी लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी को हम 2 बार यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे L2, यूनिट बाद में इसका बनेगा मीटर का स्क्वायर। अब ये जो L2 वाला पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं डायमेंशंस। यानी इस L2 से मुझे समझ में आ रहा है टू डिराइव एरिया, एरिया इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए आई हैव टू यूज लेंथ ट्वाइस। आगे जाएंगे हम तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के लिए डायमेंशन है L3। कैसे आ गए? कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लो, जैसे स्फीयर की वॉल्यूम है
इट्स 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर मतलब रेडियस, रेडियस यानी लेंथ होती है, तो हम फिर से लेंथ को 3 टाइम्स यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल यहाँ पे 3 टाइम्स यूज हुआ है, तो इसके डायमेंशन बनेंगे L3। अब इसका यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं, लेंथ 3 बार तो मीटर का क्यूब। इस तरह से ये एरिया एंड वॉल्यूम ये बन गए डिराइव्ड क्वांटिटी। बीच में जो एल वाला सिंबल आपको दिख रहा है, इनको बोला जाता है डायमेंशंस, एंड आगे आ रहे हैं उनके यूनिट्स। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लिस्ट में ऐड करेंगे तो आता है स्पीड। अब स्पीड का फॉर्मूला सबको मालूम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्टेंस मतलब कौन है, लेंथ है, कितनी बार यूज की, एक बार। डिनोमिनेटर में टाइम है, कितनी बार यूज हो रहा है, 1 टाइम। मतलब ये डायमेंशंस इसी तरह से बस हमें रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइम्स हमने यूज की थी। अब ये डिनोमिनेटर का T1 अगर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा L1 T-1। यूनिट तो मालूम है, मीटर पर सेकंड होगा। तो ये L1 T-1 ये बन गए सिंबल्स। अब इसमें मास का कहीं पे नंबर ही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब स्पीड को डिराइव करने के लिए हमें मास की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। एक रिक्वायरमेंट है लेंथ की, एक बार। टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन टाइम डिनोमिनेटर में था, इसलिए न्यूमरेटर में आते टाइम वो T-1 बना, ठीक है। ऐसे ही लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, दैट इज वेलोसिटी। फिर से वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी उसके डायमेंशंस बनेंगे L1 T-1। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी है, दैट विल बी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ऊपर हमने देखा है कि वेलोसिटी में ऑलरेडी L1 T-1 था, अब डिनोमिनेटर में और एक T1 आ रहा है, ये T1 अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये T-1 T-1 T-2 बनेगा, यानी एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस आ गए L1 T-2। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे तो आगे आता है फोर्स, एंड ये फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए। M का मतलब मास आ रहा है, तो अभी डायमेंशंस में हम M को इंट्रोड्यूस करेंगे M1। एक्सेलरेशन की तो ऊपर ही है, तो ये बनेगा M1 L1 T-2। तो M1 L1 T-2 ये डायमेंशंस फॉर फोर्स हो गए। साथ में हम उसका यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ गया फोर्स का यूनिट, ठीक है। एंड इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कंसीडर करते हैं, तो देखो फोर्स बोलेंगे उसके लिए डायमेंशंस M1 L1 T-2। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे उसके लिए भी डायमेंशंस M1 L1 T-2। अगर न्यूटन बोलेंगे तो उसके लिए भी डायमेंशंस M1 L1 T-2। यानी इन ऑल केसेस जो डायमेंशंस रहेंगे दैट विल रिमेन सेम। तो फोर्स है या फिर न्यूटन है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर एक केस में हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है दैट विल रिमेन सेम। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, फोर्स के बाद में आता है वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखो यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर, एंड ये न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल। डायमेंशंस में क्या होगा, देखो जो फोर्स के डायमेंशंस थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब और एक लेंथ ऐड हो रही है, तो इसके डायमेंशंस बनेंगे L2 M1 T-2। अगर सेम पार्ट हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उसके साथ साथ टॉर्क, इन सब के डायमेंशन सिमिलर होते हैं वर्क के, दैट इज L2 M1 T-2। तो ये एग्जांपल हो गया कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हो सकती है जो क्वांटिटी वाइज तो डिफरेंट है, बट उनके डायमेंशंस क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट आती है पावर। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वर्क मतलब यूनिट हो गया जूल, टाइम मतलब यूनिट हो गया सेकंड, तो पावर का यूनिट मिल गया मुझे जूल पर सेकंड, एंड इस जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं एज वैट। तो जूल पर सेकंड यानी वैट। अब यहाँ पे डायमेंशंस की बात करेंगे तो L2 M1 T-2 पहले से था, डिनोमिनेटर में और एक टाइम आ गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा L2 M1, -2 था, ये +1 ऊपर जाके और माइनस बनेगा, मतलब बन गया -3। L2 M1 T-3, these are the dimensions for power।
उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है दैट इज चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। यानी देखो यहाँ पे करंट को एक बार यूज किया है I1, टाइम को एक बार यूज किया है T1, तो चार्ज के लिए डायमेंशंस आ गए I1 T1। साइमल्टेनियसली करंट का यूनिट है एम्पियर, टाइम का यूनिट है सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड को हम कंसीडर करेंगे कूलम, एंड कूलम के लिए डायमेंशंस आएंगे I1 T1। लिस्ट में आगे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क मतलब जूल, चार्ज मतलब कूलम, एंड इसी जूल पर कूलम को हम बोलेंगे एज ए वोल्ट। अब यहाँ पे यूनिट आ गया जिसको हम डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। आगे चाहिए डायमेंशंस। डायमेंशंस के लिए देखो क्या होगा, वर्क के डायमेंशंस L2 M1 T-2, चार्ज के डायमेंशंस I1 T1, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो L2 M1 T-3 I-1, these are the dimensions for potential। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी न्यू क्वांटिटी को डिराइव करते हैं। क्वांटिटी डिराइव हो गई, उसके साथ उसका यूनिट भी डिराइव बनता है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ हमें और एक इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है जिसको हम बोलेंगे डायमेंशंस। अब ये जो डायमेंशंस वाला पार्ट होता है इसको हमने डिफाइन तो कर लिया, लेकिन डेफिनेशन से अच्छा यहाँ पे हमें समझ में आता है कि एरिया के डायमेंशंस L2 है, यानी कि एरिया इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए आई हैव टू यूज लेंथ ट्वाइस। वॉल्यूम में कौन है, L3 है, यानी वॉल्यूम इस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए आई हैव टू यूज लेंथ थ्राइस। स्पीड में कौन है, L1 T-1, इट मींस कि लेंथ एक बार, डिनोमिनेटर में टाइम एक बार। इस तरह से हम हर एक क्वांटिटी को डिराइव करके उसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रख देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि गिवन क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने कितने टाइम्स यूज की थी। ठीक है, तो आपको रूल तो याद होगा, ये जो 10 क्वांटिटी एंड उनके डायमेंशंस की लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है, इनको आप विथ डायमेंशंस लर्न करेंगे, एंड इसको छोड़ के जो भी क्वांटिटीज आती है उनके डायमेंशंस हम लर्न नहीं करते, उसके बस फॉर्मूले हम लर्न करते। ठीक है, अब फॉर्मूले जो है अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस आपको ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में ये कहीं पे अगर हम लेंथ ले रहे हैं या फिर हाइट ले रहे हैं या फिर विड्थ ले रहे हैं या फिर रेडियस है या फिर ब्रेड्थ बोला है या फिर डिस्टेंस बोला है या फिर डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो इन सब की मीनिंग होती है लेंथ, एंड इन सब के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी डायमेंशन यूज करेंगे दैट इज L1। ठीक है, नहीं तो कभी कभी रेडियस आने के बाद क्या करूं ऐसे कुछ लोगों को लगता है। तो इस तरह से नई कोई भी क्वांटिटी आ गई, कोई भी फॉर्मूला आपको दिया है, जैसे मैं रैंडम 2-4 फॉर्मूला लेता हूँ, आपको बोला है कि रेजिस्टेंस के डायमेंशंस फाइंड करो, तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हुआ था ओम्स लॉ में, दैट इज V इक्वल्स टू IR में। तो हम यहाँ पे R को लिख देंगे V अपॉन I। V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल के डायमेंशंस तो हमने लर्न कर लिए, कितने थे, L2 M1 T-3 I-1। डिनोमिनेटर में करंट है मतलब कौन है, I1 है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमें डायमेंशंस मिल गए L2 M1 T-3 I-1। यानी कि ये 10 फॉर्मूले विद डायमेंशंस अगर लर्न करेंगे तो बाकी कोई भी डायमेंशंस डिराइव करने के लिए हमें कुछ भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, रैंडमली सपोज मैं नेक्स्ट क्वांटिटी लेता हूं दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है B दैट इज इक्वल्स टू F अपॉन I इंटू L, यानी कि फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ। अगर इसमें हम डायमेंशंस पुट करेंगे तो B इक्वल्स टू, देखो फोर्स के क्या होते हैं L1, फोर्स के क्या है L1 M1 T-2 अपॉन करंट के कौन है I1, लेंथ के कौन है L1, L1 कट हो गया, सो आई विल गेट डायमेंशंस फॉर B M1 T-2 I-1। ठीक है, तो ये मिलते हैं हमें डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरह से ऊपर की 10 की लिस्ट अगर प्रिपेयर कर ली तो समझो कोई भी क्वांटिटी आ रही है, फॉर्मूले तो मालूम हो ही जाएंगे हमें, तो बाकी सब कुछ हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब डायमेंशन के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज
एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब वही डायमेंशंस, डायमेंशंस क्यों पढ़ने, उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस का एप्लीकेशन आता है टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बिटवीन रिलेशन फाइंड करना, यानी कि नया फॉर्मूला डिराइव करने के लिए रिसर्च फील्ड में यूज होने वाला ये एप्लीकेशन है। एकदम सिंपल एप्लीकेशन है। इससे रिलेटेड मैं 2 to 3 एग्जांपल सॉल्व करूंगा, उसमें जो प्रोसेस में फॉलो कर रहा हूँ वही आप फॉलो करेंगे तो कोई भी एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो काइनेटिक एनर्जी है, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के मास के ऊपर। श्रवण म्यूट कर श्रवण। बॉडी के मास के ऊपर एंड बॉडी के वेलोसिटी के ऊपर। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे इस ई एंड एम बी के बिटवीन रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो हमें यही स्टेप्स हर बार फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे ये E इक्वल्स टू एम रेस टू ए वी रेस टू बी। क्या किया हमने, बस प्रोपोर्शनलिटी साइन था उसको रिप्लेस करके डायरेक्ट इक्वल टू लिख दिया। हमें मालूम है इसके साथ कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी में 1/2 है, लेकिन ये कांस्टेंट हम लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो कांस्टेंट का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं होगा, हम डायरेक्टली इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें इनके डायमेंशंस पुट करने। अब देखो एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, जिसके डायमेंशंस बनेंगे L2m1 T-2। m यानी मास है, मास के लिए डायमेंशंस बनेंगे m1। v यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस बनेंगे L1T-1। इस तरह से एनर्जी, मास एंड वेलोसिटी तीनों के डायमेंशंस आ गए। अब ये डायमेंशंस अपने अपनी जगह पे हम पुट कर देंगे। थर्ड स्टेप आएगी जिसमें हम लिखेंगे एनर्जी मतलब L2m1T-2 इक्वल टू मास मतलब m1 है, लेकिन यहाँ पे m की पावर a थी तो मुझे इस पावर को मेंटेन रखना है। देन वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस है L1T-1 जिसकी पावर गिवन है b। आगे क्या होगा, ये जो L2m1T-2 है इक्वल्स टू पावर की पावर का होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे 1 इंटू ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम m रेस टू a। 1 इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा l रेस टू b। -1 इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम माइनस ऑफ बी। तो इस तरह से हमने बस डायमेंशंस पुट किए, जो पावर सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था वो कंप्लीट किया। अब इसके बाद में फोर्थ स्टेप आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इनको इक्वेट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को यही पे कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे करें। सिंपल सिचुएशन होती है, यहाँ पे जो एल की पावर है वो एल की पावर अगर यहाँ पे रहेगी तभी ये इक्वेशन इक्वल हो सकता है, यानी कि हमें मिल गया a इक्वल्स टू 2। उसके बाद में यहाँ पे m की पावर, यहाँ पे m की पावर अगर सेम है तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी a इक्वल्स टू मिल गया 1। अब ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा था E इक्वल्स टू m रेस टू a आ गया 1, v रेस टू 2 मतलब ये आ गया v स्क्वायर। एंड हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। बट ये 1/2 हम लैब में बैठ के कैलकुलेट करते हैं, यानी डायमेंशन से हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने को मिल गया। ठीक है, तो यही स्टेप्स, यही प्रोसेस आप तब तक फॉलो करेंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है। एंड एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ वहाँ पे कुछ शॉर्टकट स्टेप यूज करेंगे। जैसे सेम फॉर्मूला लेते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, और बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है एंड टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये चीजें ऑटोमेटिक समझ में आएगी आपको कि पोटेंशियल एनर्जी में एल जो है, एल उसकी पावर 2 आती है, ये इक्वल टू आएगा। मास में लेंथ है ही नहीं, उसको छोड़ दो। एक्सेलरेशन में लेंथ कितनी है, L1T-2 है मतलब 1 है, 1 इंटू बी बनेगा ये बी। टी में लेंथ है ही नहीं, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, सॉरी
ये mgh है, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो 1 इंटू सी, यानी ये बनेगा, एक मिनट, ये L1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी में लेंथ 2 थी, एक्सेलरेशन में 1 इंटू बी मतलब b हो गया, ये 2 है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, लेंथ की पावर 2, एक्सेलरेशन में कितनी है 1, 1 इंटू बी बनेगा b, एंड ये h है, तो h में कितनी है c, 1 इंटू सी बनेगा c, तो 2 इक्वल्स टू आ गया b प्लस सी, ये फर्स्ट इक्वेशन। आगे जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में मास की पावर है 1, यहाँ पे मास एक बार है 1 इंटू ए, ये बनेगा e, तो यहाँ पे मास होता ही नहीं है, यानी ए की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई 1। आगे टाइम के लिए जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी में टाइम है -2, यहाँ पे मास में टाइम नहीं है, एक्सेलरेशन में टाइम -2 है, तो ये बनेगा -2b, एंड हाइट में भी टाइम नहीं है, यानी कि -2 -2 कट हो जाएगा, b इक्वल्स टू आएगा 1, b1 यहाँ पे पुट करेंगे 2 -1, यानी c इक्वल्स टू बनेगा 1, यानी कि एक ही स्टेप में हमें ये a b एंड c तीनों की वैल्यूज मिलती है। बट ये कब यूज करेंगे आप ये मेथड, जब फर्स्ट मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई एंड ये सारा आप दिमाग में कर सकते हो तभी करना है, अदरवाइज गो फॉर इट, टाइम लगेगा बट आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगती है यू कैन फॉलो दैट मेथड। तो इस तरह से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बिटवीन का जो रिलेशन होता है उसको डिराइव कर सकते हैं, एंड नए नए फॉर्मूले जो है उनको हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम उसको बोलेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी रहेगी वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पे उसको अप्लाई करने के लिए सिंपल रूल है कि हम फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वांटिटी अगर देखेंगे तो उस क्वांटिटी में अगर हमें बोला गया है, देखो मैं कंडीशंस लिखता हूँ यहाँ पे, उस क्वांटिटी के लिए हमें बोला गया है कि सपोज दो फिजिकल क्वांटिटीज है और उनमें हमें गिवन है एडिशन, जैसे कि a प्लस बी, या फिर सब्सट्रैक्शन यानी a माइनस बी। तो कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला है तो उसमें हर बार यहाँ पे जो a के डायमेंशंस होंगे, जो b के डायमेंशंस होंगे, यहाँ पे भी जो a के डायमेंशंस होंगे, जो b के डायमेंशंस होंगे, वो सेम लगेंगे। लेकिन अगर हमें बोला है कि सी डी इंटू पी क्यू प्लस ए, तो इसका मतलब ये पूरा सी डी इंटू पी क्यू, इनका मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्टेंट डायमेंशन आ रहा है एंड इस ए का जो डायमेंशन है वो इक्वल चाहिए। मतलब दो क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन के लिए डायमेंशन सेम होना रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाइल एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बस क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या रिक्वायर्ड होते हैं, सेम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक इक्वेशन दिया है, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन लेते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। यस मतलब हमें मालूम है यहाँ पे s मतलब कौन है, डिस्टेंस यानी उसके डायमेंशंस l1, u मतलब वेलोसिटी, उसके डायमेंशंस l1 t माइनस 1, t मतलब टाइम है तो उसके डायमेंशंस बनेंगे t1, देन a मतलब एक्सेलरेशन है तो डायमेंशंस विल बी l1 t माइनस 2। ये सारे डायमेंशंस अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या क्या होगा, देखो s मतलब कौन है, लेंथ है, तो मैंने l1 लिख दिया। अब u इंटू टी, मैंने बोला है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम नहीं लगते, मल्टीप्लीकेशन से डायमेंशन जो आएंगे वो हमें रिक्वायर्ड है। अब u के डायमेंशन क्या थे, l1 t माइनस 1 इंटू टाइम मतलब t प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट होके ये क्या बना, l1 बना, प्लस ये 1/2 तो डायमेंशन नहीं होते, अब क्या बचा ए टी स्क्वायर। अब ए के डायमेंशन हमें मालूम है l1 t माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर है मतलब t प्लस 2 है, तो 2 माइनस 2 कैंसिल होके क्या बचा, l1 बचा। यानी कि एडिशन के दोनों साइड में डायमेंशन सेम है, तभी ये फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला जो है हम फिजिक्स में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन हमेशा से इक्वल चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं
जितने फिजिक्स में फॉर्मूले है वो हमें मालूम भी होते हैं, उनको हम डिराइव भी करते हैं, उनको हम लर्न भी करते हैं। इसलिए आपको कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चेक करो। आपको उसको अप्लाई करके वो क्वेश्चन में पूछेंगे कि अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या है वो बोलो। जैसे कि y इक्वल्स टू बोला है mx प्लस सी, कोई भी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आपको बोला है कि y का मतलब लेंथ है, x एंड c ये भी लेंथ ही है, तो यम के लिए डायमेंशंस क्या रहेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, कि एम एक्स प्लस सी ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, तो इसका मतलब जो सी के डायमेंशंस होंगे वही डायमेंशंस हमें एम इंटू एक्स के चाहिए, यानी कि m इंटू एक्स इसके डायमेंशंस L1 मिलेंगे, बट x को भी लेंथ बोला है, तो ये m इंटू L1 इक्वल्स टू L1 बनेगा, यानी कि L1 कट होगा, तो m जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी L0 M0 T0, यानी कि इसको कोई डायमेंशन ही नहीं होंगी। मतलब m को डिराइव करने के लिए हमें ना मास लगेगा, ना लेंथ लगेगी, ना टाइम लगेगा। मतलब इस तरह से अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए एक्चुअल में ये एप्लीकेशन होता है टू चेक द करेक्टनेस। ठीक है। जैसे कि आपको वेव का इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब क्या होता है ना कि हमने क्वांटिटीज तो पढ़ी थी, उसमें दो क्वांटिटी आती है, एक एंगल एंड दूसरी सॉलिड एंगल, जिनको हम सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये एंगल जो है इसको डायमेंशंस नहीं है, सॉलिड एंगल को भी डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, इसलिए थीटा जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सारे जो रहेंगे वो डायमेंशन लेस रहेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो साइन के बाद में ये पूरी टर्म आ रही है, इसको डायमेंशन ही नहीं है, इसका मतलब y एंड a इनके डायमेंशन सेम चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि y लेंथ है तो a भी लेंथ बनेगी एंड इसके लिए डायमेंशन आएंगे L1। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ओमेगा एंड के इसके डायमेंशंस क्या रहेंगे। अब देखो, ओमेगा एंड के डायमेंशंस हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स ये डायमेंशन लेस है, मतलब L0 M0 T0 है। इसका मतलब ये ओमेगा टी माइनस के एक्स इसके भी डायमेंशंस L0 M0 T0 चाहिए। इसका मतलब ओमेगा इंटू टी जो है इसके भी डायमेंशंस L0 M0 T0 मतलब 1 चाहिए। यानी जब मैं ओमेगा के डायमेंशंस कैलकुलेट करने जाऊंगा तो फॉर्मूला मिलेगा 1/t। ये एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है ना, इसलिए मैंने 1 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होगा। एंड ये t ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t-1, यानी कि मुझे ओमेगा के लिए डायमेंशंस मिल गए यहाँ पे t-1। उसी तरह से क्या दिया है के एक्स, के एक्स को भी हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। उसमें से x मतलब डिस्टेंस बोला है, तो k इक्वल टू क्या आएगा 1/x। x मतलब डिस्टेंस था यानी लेंथ थी, ऊपर लेके आएंगे तो वो बनेगा L-1। तो यहाँ पे k के लिए डायमेंशंस आ गए L-1। इस तरह से कोई भी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए ये सेकंड इक्वेशन जो है उसको जनरली हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको ये आइडिया और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसका थर्ड एक एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, दैट इज टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब यूनिट के सिस्टम को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना ऐसे होता है, बट ये यूनिट हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमें बोला है फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन एंड सीजीएस में यही यूनिट डाइन है, तो मुझे न्यूटन का डाइन में कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्जन फैक्टर कैलकुलेट करके बोलो। अब कैलकुलेट क्या करना, हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, वहां से हमें मालूम है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 10⁵ डाइन। इस तरह से ये कन्वर्जन जो है हमें ऑलरेडी नोन होते हैं। नहीं भी नोन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देखो न्यूटन मतलब कौन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन मतलब कौन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम का ग्राम लिखा मतलब 3, मीटर का सेंटीमीटर लिखा मतलब +2,
बेस से में पावर की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी डाइन, यानी कि सेम क्वांटिटी हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसको डायमेंशन से करने की जरूरत ज्यादातर हमें नहीं होती है, लेकिन फिर भी कैसे करते हैं उसका इंट्रो हम देखते हैं। सपोज फोर्स इस क्वांटिटी के डायमेंशंस आ गए L1 M1 T-2 और हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन से डाइन में। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ होता है SI सिस्टम में उसका यूनिट है मीटर, अपॉन जिस सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डाइन है, डाइन मतलब CGS है तो उसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर, इसकी पावर 1 थी इसलिए 1 आ गई। अब M का मतलब मास है, तो SI में मास का यूनिट होता है किलोग्राम, CGS में मास का यूनिट होता है ग्राम, इसकी पावर यहाँ पे 1 थी ये 1 आएगा। अब टाइम का यूनिट देखो, यहाँ पे भी सेकंड यहाँ पे भी सेकंड, ये -2 कट हो गया कैंसिल हो गया खत्म। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मीटर को सेंटीमीटर में लिखूंगा, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा +2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, किलोग्राम को लिखना पड़ेगा +3 ग्राम अपॉन ग्राम पावर बनेगी 1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कट होके फिर से 3 + 2 = बनेगा 5। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से टाइम ज्यादा लगता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, उससे अच्छा ये तो डायरेक्ट मालूम होता है, नहीं तो इस तरह से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन के ज्यादा एप्लीकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, तो आपको जो है फर्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन एंड उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके ऊपर थोड़ा और फोकस करना है, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन एग्जाम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस एंड उसके एप्लीकेशंस। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्या क्या सॉल्व करने में एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब डायमेंशंस का पार्ट खत्म करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब होता क्या है कि जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस है मतलब कई लाइक है थोड़ा सा, या फिर स्टेटस है, या फिर कुछ वैल्यू है, उन नंबर को हम बोलते हैं एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और जनरली जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी मेजरमेंट में थी और उसके साथ एक एडिशनल डिजिट, सो दैट हमें जो वेरिएशन है वो रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, तो आपको बस इसके रूल्स प्रिपेयर करने हैं एंड रूल्स के अकॉर्डिंग बस जो नंबर्स होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने वो फाइंड करने। ठीक है, तो देखो पहला रूल तो सिंपल है जिसमें बोला गया है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरो छोड़ के कोई भी नंबर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट ही है, कहीं पे भी दिख रहा है। जीरो अगर नहीं है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से नंबर है, फिर वो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के पहले है, डेसिमल के बाजू में, डेसिमल के इस साइड में, उस साइड में, कहीं पे भी है, वो कंपलसरी क्या रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड रूल, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखो ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये रूल अब स्ट्रिक्टली जीरो के लिए, एंड एक्चुअल सिग्निफिकेंट के रूल जो होते हैं वो जीरो के लिए होते हैं। जीरो में कंफ्यूजन होता है हमें बस, क्योंकि नॉन जीरो तो हर बार सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जीरो अगर टू नॉन जीरो डिजिट के इन बिटवीन आते हैं तो उनका सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उनको हमें कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ नंबर इज लेस देन वन। अब नंबर लेस देन वन है ये कैसे समझ में आएगा, उसको लिखते टाइम 0.592 0.892 मतलब 0 पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में रहेगा, हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये लेस देन वन है। तो अगर नंबर लेस देन वन है, इफ नंबर इज लेस देन वन, तो उस केस में जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर
significant, but to the left of first non-zero digit are not significant. यही एक रूल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मतलब नंबर अगर 1 से छोटा है तो उस केस में डेसिमल के राइट में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, बट उसमें से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो भी जीरो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक नंबर है 0.009, तो ये दो जीरो देखो कहाँ पे आ रहे हैं, डेसिमल के राइट में, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में, मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। इस नंबर में अगर बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तो यहाँ पे 1 है, एक ही है। सेम नंबर अगर हमें ऐसे दिया जाता है 0.0090, तो रूल में बोला है कि डेसिमल के राइट में जो जीरो रहेगा वो सिग्निफिकेंट है, पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी ये दो जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट है, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर बनेंगे 2। 0.0005000 ऐसा नंबर दिया है। अगेन रूल क्या बोलता है, डेसिमल के राइट में यानी इधर, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में मतलब इधर जो जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट है। ये तीन कुछ काम के, लेकिन उनको छोड़ के जो भी डेसिमल के राइट में जीरो आएंगे दे आर सिग्निफिकेंट, यानी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर हो गए। तो इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बाकी सिंपल है। ठीक है, फोर्थ वन जिसमें बोला है कि ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर इन अ नंबर आर significant if number is with decimal। मतलब नंबर अगर डेसिमल के साथ में तो लास्ट के जीरो यानी ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है, यानी कि नंबर अगर 2.500 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। अगर ये 2.9300 होता सिग्निफिकेंट फिगर बनते 5। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस का जो पार्ट है वो अगर नंबर विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट है, अगर नंबर डेसिमल के साथ में नहीं है तो वहां पे वो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता। ठीक है, इससे रिलेटेड सेकंड पॉइंट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट but to the left of understood decimal are not significant। But if it's a measurement, then such zeros are significant। देखो अब ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। यहाँ पे लिखा है कि अगर नॉर्मल नंबर है तो उसमें लास्ट नॉन जीरो के राइट में एंड डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि कोई भी नंबर दिया आपको 5600 अगर बोला है तो अंडरस्टूड डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है इसके राइट में, बट डेसिमल के लेफ्ट में ये दो जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नंबर आ गए ओनली 2। वही अगर मैं 5600 मीटर लिखता हूँ, मीटर आ गया मतलब ये तो मेजरमेंट हो गई, तो इसमें हम कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे आएगा 4। ठीक है,
तो ये फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, ये तीनों रूल जो है वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, इसलिए इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रट्टा मार लो, ठीक है। ये अगर हो गए तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन इस साल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और एकदम इजीली सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है, ठीक है, डज नॉट चेंज विथ पावर ऑफ 10 और सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट की सिस्टम बदल गई या फिर 10 की पावर बदल गई तो वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी एंड कंसेप्चुअल पार्ट जो है वो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आता है साइंटिफिक नोटेशन जो भी रहेगा। हर बार हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखेंगे जैसे कि 2300 है, तो साइंटिफिकली इसको फाइनल आंसर में 2.3 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे लिखा जाता है, वो करेक्ट होता है, बट अभी ऑप्शंस रहेंगे जिसका हमें कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद में हमें नंबर को करना पड़ता है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो पहला रूल, अगर नंबर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे। जिसको ड्रॉप करना है वो अगर लेस देन 5 है तो डायरेक्टली ड्रॉप होगा। अगर जिसको ड्रॉप करना है वो अगर ग्रेटर देन 5 है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट। इन दोनों के लिए तो ये आपको बचपन से कंडीशन मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर यहाँ पे आपको बोला जाता है कि नंबर टू बी ड्रॉप इज 5, एग्जैक्टली 5 को ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट मतलब 5 के बाद में भी कोई ना कोई डिजिट है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड 1 इन प्रीवियस डिजिट। पीडी मतलब यहाँ पे प्रीवियस डिजिट। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अगर x इक्वल टू 5 है फॉलोड बाय 0 मतलब 5 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 से पहले कौन है। तो अगर ये प्रीसीडिंग मतलब पहला वाला डिजिट इवन है तो वहां पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट इसको ड्रॉप कर देंगे। एंड अगर हम जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर एग्जैक्टली 5 है, उसके बाद कुछ भी नहीं है मतलब फॉलोड बाय 0 है, और उसके पहले का 5 के पहले का डिजिट अगर ऑड है तो हम उसमें क्या करेंगे, +1 को ऐड करेंगे। तो ये राउंडिंग ऑफ के रूल है। फर्स्ट की तो मालूम है, फोर्थ एंड 5 इनको थोड़ा सा ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आगे दो रूल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हमें फाइनल आंसर जो है वो रिप्रेजेंट करना पड़ता है प्रॉपर फॉर्मेट। और उसके लिए फर्स्ट रूल है, अगर हम नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर वो किसी भी प्रोसेस में है या फिर सिंपल जैसे जनरली करते कोई भी नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हर बार जो है डेसिमल के नंबर दिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे मेंटेन रखना है कि जो भी फाइनल रिजल्ट होगा मतलब फाइनल आंसर होगा उसको हम लिखेंगे, यानी शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ decimal places as that of original number with minimum number of decimal places। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। उसके लिए बोला है कि जैसे कि 5.00 है प्लस 200, इस नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इसकी जो एडिशन है वो बनेगी 205.00। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में दो डिजिट थे, यहाँ पे क्या लिखा है कि
डेसिमल के बाद में ये 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी डिजिट नहीं है, और ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ये फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दैट ऑफ ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब दोनों में से मिनिमम किस में थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यानी फाइनल आंसर हमें इस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड होगा। तो आप एग्जैक्टली करेक्ट करेंगे, ऐसी एडिशन आएगी, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यू विल गेट मार्क्स फॉर दिस वन। यानी कि फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेसेस सेम होंगे जो छोटे नंबर में थे या फिर मिनिमम थे। उसके बाद में सेकंड इसी तरह का रूल आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए, ठीक है। फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस लास्ट की जो लाइन है उसमें चेंज होगा, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे सेम, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हम क्या लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.72, 0.10 एंड 0.005, इनको मुझे ऐड करना है। तो ऐड करते टाइम क्या होगा, एडिशन बनेगी 5, 2, 7 + 1 8, ये 2, ये आ गया एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। बट इसके कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं हमें, क्योंकि इसको प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फाइनल आंसर में क्या रिक्वायर्ड, हमें वही सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मिनिमम नंबर थे गिवन नंबर में। जैसे कि यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। मतलब फाइनल आंसर में हमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, इसलिए 1 बाय 1 हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब पहले मैं 5 को ड्रॉप करूंगा, ऊपर रूल हमने पढ़े थे, 5 को मैं जब ड्रॉप करूंगा, 5 के बाद कुछ नहीं है, 5 से पहले इवन नंबर है, मतलब इसमें कोई चेंज कर किए बिना मैं 5 को डायरेक्ट ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके बाद में 2 आ गया, 2 को भी मुझे ड्रॉप करना है, 2 तो लेस देन 5 डायरेक्ट ड्रॉप होगा। बट जब 8 को ड्रॉप करने की बात आएगी, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो मुझे प्रीवियस में 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फाइनल आंसर 3 इस केस में करेक्ट रहेगा। आपको लगता है ये करेक्ट है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स के अकॉर्डिंग 3 लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द एक्यूरेट मार्क्स, ठीक है। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मेंटेन रखने हैं फाइनल आंसर में। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एरर इन मेजरमेंट। अब एरर मतलब क्या होता है, मालूम है क्या है एरर मतलब, एरर मतलब होता है डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों के बिटवीन का जो डिफरेंस होता है उसको हम एरर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जब भी मेजरमेंट करेंगे तो कौन से एरर आ सकते हैं, इसके लिए टाइप्स ऑफ एरर, जिसमें फर्स्ट वन आएगा सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक आएगा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से एक डायरेक्शन में आएगा, जिसका रीजन होगा कि वहां पे एक तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी था, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर वहां पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप थी वो ठीक से नहीं थी, मतलब इम्परफेक्ट अरेंजमेंट थी एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, या फिर जो पर्सन था वही फॉल्टी था, मतलब पर्सनल एरर आ रहा था, या फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, सडनली हवा आ गई, इस तरह से कोई भी एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज वहां पे अप्लाई। तो ये सारे यूनिडायरेक्शनल मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आने वाले एरर होते हैं, जिनको समझ के हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इनको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर के बाद में आता है एलसी, लीस्ट काउंट एरर। अभी लिस्ट काउंट एरर मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू इंस्ट्रूमेंट कैन टेक, जिसकी मेजरमेंट होती है
उसमें लास्ट डिजिट में हर बार एरर आता ही है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट एरर है, इसको भी हम लिस्ट काउंट मालूम होता है इसलिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वन आता है, दैट इज रैंडम एरर, एंड रैंडम एरर के बाद में लास्ट वन होता है मिस्टेक, एरर बाय मिस्टेक। तो मिस्टेक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मिस्टेक हो गई उसको हम ओवरकम भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये जो रैंडम एरर्स आते हैं इनके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे तो वहां पे क्या होता है, ये जो एरर है 1/n टाइम्स रिड्यूस होता है। अगर हम n रीडिंग लेंगे तो ये 1/n टाइम्स क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे एक रीडिंग ली तो ये 100% रहेगा एरर, अगर 2 रीडिंग लिया तो वही एरर 50% बनेगा, अगर 3 ली तो वही 1/3 बनेगा। मतलब इस तरह से जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे उतनी ज्यादा इस एरर में क्या होता है हम मतलब उस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, जो पॉसिबल एरर्स होते हैं व्हाइल टेकिंग अ मेजरमेंट। अब क्या होता है इस रैंडम एरर से रिलेटेड हम क्या करते हैं कि पहले से डिवाइस की मेजरमेंट में कितने % एरर आने वाला है उसको कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए प्रोसेस होती है। जैसे कि हम क्या करेंगे, रैंडम एरर रिमूव करने के लिए ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लेंगे। जैसे कि मैंने अभी 4 रीडिंग ली है, A1 A2 A3 A4। फर्स्ट स्टेप में इन सारी वैल्यू की मैं कैलकुलेट करूंगा मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू। अभी जो मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू होती है ये बनेगी ए मीन, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाय 4, यानी कि एडिशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। ये आ गई उसकी मीन वैल्यू ए मीन फर्स्ट स्टेप। इसके बाद में सेकंड स्टेप में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर, मतलब ईच रीडिंग में कितना एरर आ रहा है। जैसे कि डेल्टा A1 बनेगा ए मीन माइनस A1, डेल्टा A2 बनेगा ए मीन माइनस A2, डेल्टा A3 बनेगा ए मीन माइनस A3, डेल्टा A4 बनेगा ए मीन माइनस A4। अब एक बार ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गए, उसके बाद में हमें इन सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए रिलेशन आएगा डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 अपॉन 4। यानी फिर से मैंने मीन निकाला है लेकिन किसका, रीडिंग का नहीं, जो ईच एब्सोल्यूट एरर आ रहे थे उनके लिए मैंने मीन लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन करेंगे। एंड लास्ट में अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो हमें इस डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिल जाएगा हमें परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इस तरह से गिवन डिवाइस से रिलेटेड अगर परसेंटेज एरर हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो हम हर बार उसको कंसिडर करके जो रीडिंग में करेक्शन से वो मतलब मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि हमने कोई भी एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लिया है जिससे रीडिंग आ रही है 2.00, 2.20, 1.80 एंड 2.00, ऐसी 4 रीडिंग ली है। तो उस डिवाइस की मेजरमेंट में कितने परसेंटेज एरर आता है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वन बाय वन फर्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के लिए देखो एडिशन करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 8.00, नंबर ऑफ रीडिंग है 4, यानी मीन वैल्यू आ गई 2.00। इसके बाद में अगर मैं इंडिविजुअल एरर्स कैलकुलेट करूंगा, बोल संगम आवाज दिला होता सर तू? तुला का हो हो, मला आठवण आली होती तुझी, म्हटलं उठला का मी अजून। दिला होता की नव्हता दिला सर? तुला कशाला आवाज दी, तो मी शांत बस, म्यूट कर। ए मीन आ गया, ए मीन कितना आ गया 2.00। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि डेल्टा A1 0.00, डेल्टा A2 कितना आएगा 0.20। देखो यहाँ पे 2 - 2.20 माइनस आता है लेकिन एरर नेवर भी निगेटिव, याद रखना है। एरर की वैल्यू हम निगेटिव आ रही है तो भी उसको पॉजिटिव ही लेंगे, मतलब एरर नेगेटिव होता ही नहीं, ठीक है। देन डेल्टा A3 क्या बनेगा 0.20, डेल्टा A4 क्या बनेगा 0.00,
अब इन चारों का अगर हम मीन निकालेंगे तो डेल्टा ई मीन, इनके एडिशन आ रही है 0.40 अपॉन 4 एंड कितना आएगा ये, दैट इज 0.10, ये आ गया मीन वैल्यू। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर बनेगा 0.10 अपॉन मीन वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आएगा 0.05 एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, इसको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी गिवन डिवाइस जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें 5% का एरर आता है, ये हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम गिवन आने वाला एरर कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या होगा, देखो कि गिवन डिवाइस से मैंने कोई भी लेंथ मेजर कर ली, जैसे वो 1.00 आ गई, मैं उसके साथ में बस 5% इतना लिख दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का 5% मतलब 0.05 होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो लेंथ हमें 1.00 लग रही है वो 1.05 से 0.95 इनके इन बिटवीन कुछ भी हो सकती है, इस रेंज के बाहर नहीं होगी, मतलब हम जो एरर है वो कंसिडर करके एक्यूरेट रीडिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम गिवन डिवाइस का जो है एरर कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ में हमें क्या होता है कि ये मेजरमेंट करने के बाद वेरियस क्वांटिटी हमें फिजिक्स में यूज करनी है, जिनमें कभी कभी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल MGH पोटेंशियल एनर्जी दिया है MGH, तो उसमें क्या होता है कि हमने जिस डिवाइस का यूज करके मास मेजर किया उसका परसेंटेज एरर हमें मालूम है, हमने जिस डिवाइस का यूज करके G कैलकुलेट किया उसका भी परसेंटेज एरर हमें दिया गया है, जिस डिवाइसेस का यूज करके हमने H मेजर किया था उसका भी परसेंटेज एरर हमें गिवन है। यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं कि सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय MGH, जिसमें मास में आने वाला एरर अल्फा परसेंट था, जी में आने वाला एरर बीटा परसेंट था, एच में आने वाला एरर गैमा परसेंट था। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखना है आपको कि जब भी क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है हमें एरर की डायरेक्ट एडिशन करनी पड़ती है, यानी ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा परसेंट। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की जो परसेंटेज एरर होता है उसकी एडिशन करेंगे, लेकिन अगर हमें परसेंटेज एरर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मास में आने वाला एरर अपॉन मास की वैल्यू इनटू 100, यानी कि वही ऊपर जो यूज किया था वो वाला फॉर्मूला डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट केस आ रही है जिसमें मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्वांटिटीज का दिया जाता है डिवीजन। अब डिवीजन में सपोज आपको डेंसिटी दी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी अगर गिवन है एंड उसमें हमें मालूम है कि मास में आने वाला एरर अल्फा परसेंट है, वॉल्यूम में आने वाला एरर बीटा परसेंट, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी जो है ये बनती है परसेंटेज एरर इन मास, यानी अल्फा प्लस बीटा परसेंट। यानी देखो मल्टीप्लिकेशन था तब भी एरर की एडिशन ही करनी है, डिवीजन है तब भी एरर की एडिशन करनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कभी कभी अगर हमें इस तरह का फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है इन्वॉल्विंग पावर अदर देन 1, क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन दिया है इन्वॉल्व्स पावर अदर देन 1, जिसकी पावर 1 को छोड़ के दूसरी कोई भी है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसे कि मास में एरर बोला है अल्फा परसेंट, वेलोसिटी में एरर बोला है बीटा परसेंट, तो इनको पुट करना है, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा अल्फा, पावर 1 थी तो 1 इंटू अल्फा अल्फा, लेकिन v में बीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा ट्वाइस ऑफ बीटा, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी हो गया अल्फा प्लस 2 बीटा। वही अगर डिवीजन में होगा तो फिर से हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया हमें, लेंथ गिवन है, तो ये बनेगा m अपॉन l का, तो उस केस में परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बनेगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन l। तो ये 4 रूल है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स जो भी एरर का क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए आपको यही हेल्प करने वाले, इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देना है। ठीक है,
अब उसमें क्या होता है, देखो कि आपको मेजर्ड मास इस तरह से दिया जाता है 10 प्लस और माइनस 0.20 kg। तो प्लस और माइनस के राइट साइड की वैल्यू इसको हम डेल्टा ए मीन बोलते हैं, लेफ्ट साइड की वैल्यू ये हमारे लिए ए मीन बनती है। तो परसेंटेज एरर इन मास निकालना है तो फॉर्मूला डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 है, इसलिए ये डेल्टा ए मीन बनेगा 0.20 अपॉन ए मीन 10 इंटू 100, कट कट मतलब ये बनेगा 2%। तो इस तरह से हर बार हमें जो है एरर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में परसेंटेज एरर डायरेक्ट गिवन नहीं रहेंगे, हमें डेटा इस फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो प्लस और माइनस है, या फिर लीस्ट काउंट है, या फिर टॉलरेंस है, या फिर अलाउएबल एरर है, इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज किया है तो इनके जो भी राइट साइड में आती है वो क्वांटिटी हम लेंगे डेल्टा एम, इनके जो भी लेफ्ट साइड में आती है वो क्वांटिटी हम लेंगे ए एम, और फाइनली डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इंटू 100 करेंगे तो हमें गिवन क्वांटिटी में परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एरर से रिलेटेड ये पार्ट। अब ये हो गई एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में कुछ डेटा इस तरह से होता है कि सपोज एक क्वांटिटी दी जाती है ए, और सिंपल परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, हमें बस क्वांटिटी की एडिशन करनी होती है। दूसरी क्वांटिटी दी है ये बी, और हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल पॉइंट है, बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को इसमें कि क्वांटिटी में हम एडिशन करेंगे उस तरह से, एरर में भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट एडिशन ही करनी है। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए एडिशन में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन। एंड ये फाइनल आंसर हम लिखेंगे डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा जेड इस फॉर्मेट में। ये हो गई एडिशन की केस। वही अगर मैं सब्ट्रैक्शन में यूज करूंगा ऊपर का सेम एग्जांपल, तो z इक्वल्स टू a माइनस बी करना पड़ेगा, एक्चुअल नंबर है। लेकिन जब बात डेल्टा की मतलब एरर की आएगी तो मुझे वहां पे डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी फाइनल आंसर हम लिखेंगे z प्लस डेल्टा z इस फॉर्मेट में। इससे क्या समझ में आ रहा है, क्वांटिटीज की एडिशन है तो एक्चुअल क्वांटिटीज की एडिशन, एरर की भी एडिशन। क्वांटिटीज में सब्ट्रैक्शन है तो क्वांटिटीज की सब्ट्रैक्शन, लेकिन एरर में एडिशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड केस, अगर क्वांटिटीज में मल्टीप्लीकेशन है मतलब हमें z इक्वल्स टू a इंटू बी करना है, ये तो हो गया। लेकिन जब बात एरर की आएगी तो ये थोड़ा आईएमपी पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस करना है आपको कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आप फॉलो करेंगे। अब ये आया कहाँ से, ऊपर जो मैंने रूल बोला है ना वही है, बस ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में, एंड हमने जो फाइंड किया था वो परसेंटेज एरर के फॉर्म में था। मतलब एरर की क्या करेंगे, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा एम अपॉन एम, मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, इनकी बस एडिशन करें। ये कब, अगर क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है तो। अगर क्वांटिटी का डिवीजन दिया जाता है, अगर क्वांटिटी का डिवीजन दिया जाता है मतलब z इक्वल्स टू a बाई बी, तो क्वांटिटी में हम उसका डिवीजन ही करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब बात एरर की आएगी तो एरर में फिर से हमें डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, यही सीक्वेंस फॉलो करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन में भी एरर, रिलेटिव एरर की एडिशन, डिवीजन में भी रिलेटिव एरर की एडिशन। डिफरेंस समझो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर ले रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायरेक्ट एरर की वैल्यू मतलब डेल्टा की वैल्यू ले रहे हैं और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी आती है जैसे R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखो अगर ये पैरेलल है तो हमें मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो जब भी हम इसका एरर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गई एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू। एरर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर,
इस रिलेशन को यूज करना है। एंड अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज एरर इन आरपी इज इक्वल्स टू, क्या होता है कि इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आरपी आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो उसके लिए हम लेंगे परसेंटेज एरर इन R1, मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन, यानी प्लस परसेंटेज एरर इन R2 प्लस परसेंटेज एरर इन R1 प्लस R2। अब परसेंटेज एरर इन R1 कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला है डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100। परसेंटेज एरर इन R2 के लिए करेंगे डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100, एंड परसेंटेज एरर इन R1 R2 के लिए डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के आज सॉल्व करके इसको खत्म करना है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है। सेम क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, उनसे रिलेटेड भी आ सकता है। पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, वहां पे बस क्या है, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल। एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करने में कोई भी चेंज वहां पे ऑकर नहीं होगा, जो दिया है वो एज इट इज, ठीक है। तो इसके बाद में लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज अबाउट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। उसके लिए हम पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, देखो जनरली जो हम मीटर स्केल यूज करते हैं, उस मीटर स्केल में क्या होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज हमें देखना है। तो जनरली क्या होता है जो मीटर स्केल हम यूज करते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ होती है ऐसे होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट में डिवाइडेड होता है, यानी यहाँ पे जो डिवीजन दिख रही है छोटी, इसकी वैल्यू हो गई 0.1 सेंटीमीटर। कहाँ से आ गई, 1 इन 10 इक्वल पार्ट यानी 0.1, इसमें था सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम, ध्यान से सुनो, जब भी हम मीटर स्केल का यूज करके लेंथ की मेजरमेंट करें तो वहां पे ये जो डिवीजन है ये स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम कर सकते हैं। इससे स्मॉल मेजरमेंट हम मेजरिंग मतलब मीटर स्केल का यूज करके नहीं कर सकते, इसलिए ये जो डिवीजन की वैल्यू है इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल। लीस्ट काउंट मतलब क्या हुआ, फिर से वही, लीस्ट मतलब छोटी सी, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं फ्रॉम द गिवन मेजरिंग डिवाइस। अब मेजरिंग डिवाइस कौन था, मीटर स्केल, ठीक है। तो ये लिमिटेशन होता है मीटर स्केल का कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक रॉड दिया है जिसकी लेंथ है 2.84 सेंटीमीटर। अब 2.84 सेंटीमीटर हम मीटर स्केल का यूज करके मेजर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक मतलब 2.8 इतना ही हमें मालूम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्केल हमने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 ये 2 ये 3 है। अब 2.84 मतलब यहाँ से ये 2 आ रहा है, 5 6 7 8, यहाँ तक तो हम मेजर कर सकते हैं 2.8। लेकिन ये 8 एंड 9 ये दोनों डिवीजन की बिटवीन एग्जैक्ट कहाँ पे, ये मेजर करने के लिए ये स्केल हमें कुछ भी काम में नहीं आएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक नया डिवाइस डिजाइन करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, अब वर्नियर कैलिपर क्या है कि ये फिर से लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जो भी रीडिंग लेंगे उसमें अगर इन जनरल सेंटीमीटर में होता है, लेकिन हम एज पर रिक्वायरमेंट उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इसमें 1 मिलीमीटर को हम 20 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1 मिलीमीटर को 20 पार्ट में डिवाइड किया तो इसका मतलब 1/2.5 1/20 0.05 मिलीमीटर, यहाँ तक हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। मतलब ये लीस्ट काउंट बना, देखो यहाँ पे सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर इतनी एक्यूरेसी, यहाँ पे 0.05 तक हम इस डिवाइस की जो है
रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या हो गया, लीस्ट काउंट इसका और छोटा हो गया, मतलब हम और प्रिसाइजली और एक्यूरेटली इस डिवाइस का यूज करके रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है कैसे होता है, एकदम सिंपल डिवाइस से देखो, जिसमें क्या होता है, एक मेन स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर इस तरह की एक वर्नियर स्केल हम प्लेस करते हैं। ठीक है, ये फिक्स जॉ आ गया, सॉरी मूवेबल जॉ आ गया। यस, ये हो गया वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 5 इस तरह की ये मेन स्केल की रीडिंग आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है एमएस यानी मेन स्केल। इसको पीछे से भी एक मीटर स्ट्रिप होती है, एंड इसके बाद में ये जो यहाँ पे स्केल आपको दिख रही है, इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल यानी बीएस। यहाँ पे ये ए, ये बी, इसके बाद में यहाँ पे भी सी एंड डी। इसमें से क्या होगा, इनको जॉज बोला जाता है, ए बी सी डी, ये सब क्या है, जॉज, जिनमें क्या कर सकते हैं हम, जिस बॉडी को मेजर करना है, जैसे एक स्पीयर मेजर करना है, तो ये स्पीयर को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये मेजर करेगा ओडी यानी आउटर डायमीटर। उसी तरह से अगर कोई सिलेंडर है तो उसको हम यहाँ पे फिट करेंगे, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, इनर डायमीटर, मतलब ये आईडी मेजर करने के लिए, एंड ये जो है बेसिकली डेप्थ मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इस तरह का ये वर्नियर कैलिपर होता है, जिसका मेजर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस तरह की जो भी लेंथ रिलेटेड बातें उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन आउटर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, मतलब वहां से रेडियस आएगी। इनर डायमीटर मेजर कर सकते हैं, मतलब वहां से भी इनर रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद ये मीटर स्ट्रिप जो है उसका यूज करके हम डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, यहाँ पे क्या होता है, जो मेन स्केल है और उसके बाद में बाजू में जो वर्नियर स्केल है, ऐसे ये दो स्केल होती है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने ये बॉडी को यहाँ पे फिक्स किया, तो ये जो जीरो था वर्नियर स्केल का, इस बॉडी को प्लेस करने से पहले ये दोनों जॉज जब एक दूसरे को टच कर रहे थे, तब मेन स्केल का जीरो एंड ये वर्नियर स्केल का जीरो मैच कर रहे थे, इस तरह से, जैसे कि ये मेन स्केल का जीरो रहेगा, ये वर्नियर का जीरो रहेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया, अगर सेंटीमीटर में बोला है एमएसडी तो सेंटीमीटर, ये मेन स्केल हो गई एमएस। ये वर्नियर स्केल में क्या होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ी होती है इन जनरल। जितने भी एप्लीकेशंस बनते हैं, अबाउट 98-99% जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उसमें यही केस होती है। बस हमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वो कभी कभी कंडीशन उल्टी दे देते हैं, उसमें क्या करना है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, बट इन जनरल केस में क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ी होती है। जैसे कि ऊपर की केस में क्या हो रहा है कि ऊपर की 9 मेन स्केल डिवीजन जो है उनकी लेंथ एंड 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन की लेंथ मैच कर रही है। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो, मैंने ये 9 नंबर की डिवीजन को 10 नंबर की डिवीजन के साथ कोइंसाइड किया है, मतलब ये गिवन लेंथ है जिसमें ये जीरो है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है नीचे से जो 10 आ रही है। ऊपर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4, मतलब ये 9। तो मेन स्केल डिवीजन के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के बराबर है। यानी कि सपोज ये अगर मेन स्केल डिवीजन की विड्थ है x, तो ये वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो कितनी है, y। तो आपको वर्नियर कैलिपर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो ये x माइनस वाई होता है, मतलब ये जो छोटी स्पेसिंग है इसको हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्नियर स्केल, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें x माइनस वाई करना है। यानी कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। ठीक है, हर बार लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर आएगा तो इसी फॉर्मेट में हम उसको यूज करेंगे।
अब इसमें हम एज्यूम करते हैं कि सपोज m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन मैच कर रही है n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ। जैसे कि ऊपर क्या था, 10 n 9 था, तो हमें अगर एक VSD की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू n को अगर इधर भेज देंगे तो ये बनेगा m अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब इसको पुट करेंगे लिस्ट काउंट की इक्वेशन में, तो ये लिस्ट काउंट बनेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD था, बट VSD मतलब कौन है अभी, m माइनस n इंटू MSD। MSD कॉमन लेंगे तो 1 मेन स्केल डिवीजन इन ब्रैकेट 1 माइनस m बाय n। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी हम जो है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वर्नियर कैलिपर का यूज करके जब भी हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे तो एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग यानी MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब होगा रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल प्लस VSR की रीडिंग होगा कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू LC इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, तो इन जनरल इस एक्सप्रेशन का यूज करके जो है हम वर्नियर कैलिपर का यूज करके रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो इट्स 6 AM, कुछ लोगों के लेक्चर से एट 6:15 को हम लेक्चर यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड के क्वेश्चंस है एंड माइक्रोमीटर स्क्यू गेज है, उसको हम जो है इवनिंग में डिस्कस करेंगे। इवनिंग में जो है 9 या 10 PM ऑनवर्ड मैं ग्रुप के ऊपर आपको फाइनल बोलता हूँ। तो आज का आपका काम है जिनके लेक्चर्स है दोपहर में करो, जिनके लेक्चर्स नहीं है जितना भी मैंने आप तक पढ़ाया था ये सारा PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ। तो ये प्रिपेयर करके इसके वॉइस नोट्स मुझे टिल इवनिंग आज रात से पहले ये सब प्रिपेयर करके इसके वॉइस नोट्स चाहिए, पहला पार्ट। एंड दूसरा पार्ट, अगर आप मैनेज करके एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाते हो तो आज का दिन है आपके पास। आज इवनिंग में जो 10 का लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट जो डाउट्स है उनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको पॉसिबल है जितने मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो फ्रॉम एक्सरसाइज 1 उसके डाउट्स। एंड वर्नियर कैलिपर इन डिटेल में उसके सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करके दूंगा एंड पूरा डिटेल में डिवाइड जो है हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में लेक्चर में। सो गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय सर।